जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपको आज संसद की समितियां और संसदीय काल एवं पूछे जाने वाले प्रश्न, संसद में कौन कौन समितियां बनती हैं, क्या काल होते हैं उसमें और उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद की जो प्रक्रिया चल रही होती है, आज हम उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली समिति हमारी प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। याद रखिए, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। जो प्राक्कलन समिति बनाई जाती है, इसमें लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसका चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट उसका मनोनयन कर देता है। जो अध्यक्ष होता है वो उनका फैसला कर देते हैं, वो बता देते हैं कि ये इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इस समिति का जो कार्य होता है वो हम देख लेते हैं कि यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, मतलब सरकारी खर्च कितना हो रहा है उस पर कैसे कमी लाई जाए, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, इसकी जांच, इसकी व्यवस्था कौन करती है? जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है। संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, जो हमारा संगठन बनता है, जो समूह बनता है, उसमें कुशलता कैसे लाई जाए जिससे काम अच्छे से अच्छा हो सके, एवं प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्रशासन चल रहा होता है, जो प्रशासन के कार्य होते हैं, उसमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा काम हो, खर्च कम लगे और कुशलता हो और प्रशासन में सुधार हो, ये इन विषयों पर रिपोर्ट देने का काम किसका होता है? जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है वो इस विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, बस इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी प्राक्कलन समिति। अगली देख लेते हैं लोक लेखा समिति। अब ये लोक लेखा समिति क्या होती है? इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति ही होती है, मतलब कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कहते हैं देख लेते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक प्राक्कलन समिति में कितने होते थे? 30 सदस्य होते थे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा एवं 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। हमने देखा था प्राक्कलन समिति में 300 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा एवं 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए, यही गौर करिए, निर्वाचन होता है इनका, और निर्वाचन की पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणीय पद्धति। याद करिए, ये वर्ड आपने कहाँ सुना था? इस पद्धति से किसका चुनाव होता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, इस समिति जो हमारी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है, इससे किन किन लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो उन्हीं में से, जो 22 सदस्य होते हैं, उन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष किसी को बता देते हैं कि ये समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लोक लेखा समिति के मुख्य कार्य। लोक लेखा समिति किस कार्य हेतु बनाई जाती है? यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। अब देखिए, इसका कार्य क्या होता है कि जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, अगला वीडियो जो हमारा होगा वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर ही होगा। ठीक है, उस पर हम इसके संबंधित जो भी प्रक्रिया है, जो भी अनुच्छेद है, सबको विस्तृत देखेंगे। ठीक है, तो इस समिति का कार्य क्या होता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो कार्य किया जाता है, अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य वो क्या करेगा कि जो लेखा परीक्षण है वो संबंधी जो उनके प्रतिवेदन देते हैं, उस प्रतिवेदनों की जांच करने का काम किसका होता है? लोक लेखा समिति का होता है। ठीक है, समिति
कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। वित्तीय मामलों किसके? राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में आय व्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण की को खोज सकती है। मतलब इस समिति के पास में यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में क्या कितनी आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, अकुशलता में कमी, इन प्रमाणों की खोज कर सकती है। यह अधिकार इस समिति के पास में होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 2 समितियां समाप्त हुई। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति, उसमें सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। दूसरी कौन सी हमारी? लोक लेखा समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य जो वो होते हैं, मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब हमारी तीसरी है सरकारी उपक्रमों की समिति। ठीक है, सरकारी उपक्रमों की समिति। इस समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वही देखिए, एकल संक्रमणी मत पद्धति एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, ये आपको वो करना है, गौर करना है, द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका भी निर्वाचन उसी तरीके से ही होता है। इसमें भी याद रखिए सदस्य कितने होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सेम लोक लेखा समिति के तरह, क्योंकि उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। अब जो मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल में जितने सदस्यों को मंत्री पद अलॉट हो जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, वो मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये तीनों ही समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत ही होते हैं। ठीक है, अब इस समिति के जो कार्य हैं वो हम देख लेते हैं कि सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, इसका भी लगभग कार्य लोक लेखा समिति जैसा ही होता है, लगभग। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये समिति लगभग लोक लेखा समिति जैसी ही है एक तरह से, बस। लेकिन ये समिति भी होती है, इनके और भी कार्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं कि सदन में पूछे जाने वाले प्रश्न, सदन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका कैसे उत्तर देना होता है, कैसे उनकी व्यवस्था होती है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं कि सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। चलिए देख लेते हैं कि सदन में किसी सदस्य द्वारा, कोई भी सदस्य, अब ये बताइए कि सदन में कितने सदस्य, ठीक है, सदन में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग होते हैं। तो किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से, गौर करने वाली चीज है कि अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अध्यक्ष की अनुमति से पूछे जाते हैं। किसी विषय, कौन से विषय में? जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु। मान लीजिए कोई सदस्य खड़ा हुआ, उसने जो पार्टी सत्ता में पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, मान लीजिए इस समय भाजपा की सरकार है, और कांग्रेस का कोई सांसद खड़ा होता है कि सरकार आप ये बताइए कि आपने इस मुद्दे पर कौन कौन से कार्य किए हैं। अब उन्होंने तो लिस्ट बता दी कि हमने ये 20 से 25 उसकी स्कीमों की, योजनाओं की लिस्ट बता दी उन्होंने। तो फिर उन्होंने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि सरकार बीच में ये स्कीम कैसी थी? मंत्री जी, जो ये बीच में आपने तीसरे नंबर पे कोई स्कीम बताई है, इस स्कीम के विषय में फिर से बताइए। तो ये होते हैं अनुपूरक प्रश्न कि जिनका उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा, उनका उत्तर उन्होंने दे दिया, फिर भी एक क्वेश्चन उसी उत्तर में से कोई एक क्वेश्चन पूछना अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। ठीक है, इनके भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अध्यक्ष की अनुमति से पूछे जाते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे अनुपूरक प्रश्न। अब दूसरा होता है तारांकित क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न जो होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई सदन का नेता है, कोई
सांसद है वो सरकार से क्वेश्चन पूछता है और तारांकित प्रश्न अगर वो पूछ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसे ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए। उसने अगर ये पूछा है कि इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है तो वो ये उम्मीद करता है कि नेताजी अभी इसका आंसर बताइए, आप बाद में नहीं घुमा सकते हैं, हमें अभी आंसर चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है एवं इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर कोई ये पूछ रहे हैं कि अभी आप आंसर बताइए तो उन्होंने आंसर बताया तो उस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये होते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक है, ये तो हो गए हमारे तारांकित प्रश्न। अब दूसरा है अतारांकित प्रश्न, थोड़ा सा हट गया है तो मैं उसको बता देता हूँ। अतारांकित प्रश्न मतलब तारांकित ही है, उसका विलोम शब्द है, तारांकित का विलोम शब्द। इसमें क्या होता है कि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। जो तारांकित प्रश्न क्या होता था, मौखिक उत्तर दो लेकिन अभी उत्तर दो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छे से देना लेकिन उत्तर हमें जरूर देना। और कैसे देना, उत्तर लिखित में देना। ठीक है, इन प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है एवं इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब ये देख लीजिए, इसमें यही होता है कि उत्तर जब सदस्य लिख के देगा तो ऐसा तो है नहीं कि आज अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो 1 घंटा में लिख के वो कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। वो पहले आराम से जाएंगे, अपने कार्यालय जाएंगे, वहां पर पहुंच के उन प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे, फिर अगले दिन आकर देंगे अगर, तो फिर ये होता है कि इनके आंसर मिल गए हैं, अब उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर एक ही मुद्दे पर बहस होती रहेगी तो फिर सदन का समय इसी पर समाप्त हो जाएगा और भी बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे अतारांकित प्रश्न। चौथा है अल्प सूचना प्रश्न। ये क्या होता है, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। अब देख लीजिए कि अविलंबनीय लोक महत्व का हो मतलब जिस पर विलंब ना किया जाए, देरी ना की जाए, अभी बताओ, लेकिन साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है। जैसे अतारांकित प्रश्न होते थे उसमें समय सीमा तो निर्धारित होती नहीं है कि इसमें आप इतने दिन में ही आंसर दीजिए, तो अब उसी में थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं अल्प सूचना प्रश्न में कि आप हमें 10 दिन के अंदर इसका आंसर हमें दीजिए। ये होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सदन के काल, कौन कौन से काल होते हैं। ठीक है, 2 ही महत्वपूर्ण काल हैं, हम उन्हीं को देखेंगे। पहला है हमारा प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक, जैसे ही बैठक प्रारंभ होती है, दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि सदन यही होते हैं हमारे। ठीक है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं एवं उनके उत्तर दिए जाते हैं। जैसे मतलब सदन शुरू होता है, सामान्यतः 11 बजे से शुरू होता है, तो 11 से 12 तक प्रश्नकाल 1 ही घंटे का होता है। 11 से 12 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दूसरी पार्टी होती है वो सरकार से प्रश्न पूछती है, सरकार उनका उत्तर देती है। सरकार अपने जो बात पर अपना साबित करती है कि हमने यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये किया, वो भी आप लोकसभा देखते होंगे अच्छे से, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एवं उनके उत्तर दिए जाते हैं, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। अब ये देखिए, जब कोई प्रश्न मान लीजिए पूछा जाएगा, अब जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो तो चाहती है कि हम सत्ता में आए, अब नहीं आ पाई, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टी आई है हम उस पर आरोप लगाएं। अब वो आरोप लगाएंगे तो जो पार्टी सत्ता पे है वो अपनी बात साबित करेगी कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, हमने ये काम बहुत ही अच्छे से किया है। आप देख रहे होंगे कि जब भी मोदी जी भाषण देते हैं या फिर कोई भी नेता भाषण देता है तो वो क्या बोलते हैं कि 70 साल से देश का विकास रुका रहा, हमने 8 सालों में पूरा किया। यही होता है उसका मतलब कि 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया, 8 साल भाजपा ने राज किया, तो वो क्या बोलते हैं कि 70 साल देश का विकास रुका रहा, हमने 8 सालों में पूरा किया। यही उसका मतलब होता है। ठीक है, तो बस हंसी के लिए है, आप बस हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, इससे आपको याद जल्दी होगा इसी वजह से। ठीक है, हम देख लेते हैं शून्यकाल।
शून्यकाल क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। अब जो पहला 1 घंटा होता है ना सदन का, जो पहला 1 घंटा होता है जिसमें प्रश्नकाल होता है, उसमें तो क्वेश्चन पूछते हैं। अब उसके जैसे 1 घंटा हो जाता है तो उसके बाद में होता है शून्यकाल। शून्यकाल क्यों होता है? क्योंकि प्रश्नकाल समाप्ति नहीं होता 1 घंटे में। अब मान लीजिए, अगर आपने तो देखा ही होगा, जो भी नेता बोलना शुरू करता है तो फिर काफी देर तक उसका आरोप का अगर कोई लगा है तो साबित करने के लिए बहुत ही अच्छी विधि से पूरा बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शून्यकाल तक वही चलता रहता है। इस वजह से इसे शून्यकाल नॉर्मली कहा गया है। इसका समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ये होता है, लेकिन इस समय पर सामान्यतः 1 से 2 बजे तक चलता है। ठीक है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लोक शून्यकाल का उल्लेख कहाँ पर है, तो न लोकसभा की प्रक्रिया में है, न राज्यसभा की प्रक्रिया में है, न संचालन नियम में है, कोई उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शून्यकाल किसी भी विदेशी स्रोत, संविधान के जो विदेशी स्रोत से कहीं ना कहीं से कुछ लिया गया है, तो शून्यकाल कहीं से भी नहीं लिया गया है। यह भारत की खुद की उपज है शून्यकाल। ठीक है। चलिए, बस आज का हमारा वीडियो इतना ही था। बस पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, और अगर यहाँ तक आए हैं तो शेयर तो बनता ही ना, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।